हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। हम जो आज करने जा रहे हैं दैनिक जीवन में नैतिकता, ये पार्ट बी है। ये पार्ट में हमने अपने जो है नैतिकता के मूल्य, नैतिकता के बारे में जाना, परिवार में हमारा नैतिकता किस प्रकार होती है उसके बारे में समझा। अभी जो है हम आगे जो है पढ़ने जा रहे हैं नैतिकता के जो है हमारे जो है कार्यस्थल पर क्या प्रभाव पड़ती है, उस पर हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, आपको पता ही होगा नैतिकता जो है हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे पहले हमें चाहे टॉपिक बढ़ाएं, इससे पहले मैं एक बार फिर से आपको कहूँगा कि आप चाहे लाइक करो, चाहे शेयर करो, ये करो चाहे ना करो, ये आपकी है। क्योंकि अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप जब भी वीडियो देखो तो पूरा देखो। इससे क्या होगा, आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी और सही जानकारी मिलेगी। क्योंकि अधूरा ज्ञान जो होता है दोस्तों बहुत ही खतरनाक होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बी पार्ट में क्या कहा गया है। इसमें जो है दोस्तों श्रम की गरिमा, आपको पहले भी हमने बता दिया कई व्यक्तियों के एग्जाम्पल लेके कि हमारे समाज में अभी भी नैतिकता जो है ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, हम दूसरे के सामने कैसा व्यवहार करेंगे, कैसे उनके साथ करेंगे, इस बात पे डिपेंड करता है। उसी तरह से हमें भी प्राप्त होगा। आप जैसा व्यवहार दूसरे के साथ करोगे वैसा ही व्यवहार आपको भी प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसी को नैतिकता के विषय में करते हैं। ठीक है, इसमें आगे जो है श्रम की गरिमा, जैसे आप समझ सकते हो कि श्रम की गरिमा का मतलब होता है जो हम परिश्रम करते हैं, तो उसका भी एक नैतिकता होती है। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है। राजन एक फल बेचने वाला है और 77 वर्षीय है, इसी के 77 वर्षीय है। कृष्ण फुटपाथ पर काम करने वाला एक मोची है। जैसे आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हो, जैसे यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया गया है। जो राजन की दुकान के साथ बैठता है, अपने कार्य पर गौरव करते हुए कृष्ण राजन से कहता है कि वह मेरे काम में कोई कमी निकाल के दिखा दे। यदि राजन उसके काम में कोई गलती निकाल देता तो वह पूरे जोश से उस काम को दोबारा करता और फिर उसकी जांच के लिए राजन को दिखाता। दोस्तों, इसमें बहुत ही गुण बात बताने की कोशिश किया जा रहा है। अगर आप ध्यान से समझोगे कि एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को खामियों को निकाल रहा है, तो एक बार राजन ने उससे पूछा कि जब उसके घर में 3 कमाने वाले सदस्य हैं तो उसे काम करने की आवश्यकता क्यों है। कृष्ण ने उत्तर दिया कि वह गरिमा तरीकों से अपनी आजीविका अर्जित करना चाहता है। देखिए दोस्तों, जब इस व्यक्ति के पास 3 व्यक्ति कमाने वाले हैं, फिर भी ये व्यक्ति काम कर रहा है और अपना जीविका चला रहा है, तो इसे क्या जाहिर हो रहा है, ये नैतिकता को दर्शाता है कि वृद्ध बेशकली है लेकिन इसका अभी जो है जोश, क्षमता खत्म नहीं हुआ है। वो अपना जीविका स्वयं चला सकता है, यानी दूसरे पर डिपेंडेबल नहीं होगा। कुछ व्यक्ति जो होते हैं दूसरे पर डिपेंडेबल ही हो जाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे पढ़ लिख भी लेते हैं लेकिन छोटे मोटे काम करने से हिचकिचाते हैं, कहते हैं भाई मुझे तो सरकारी नौकरी ही चाहिए। सरकारी नौकरी रहेगा तो आराम से घर वहाँ पर जाकर कुर्सी पे बैठ के अपना जीवन व्यतीत करूँगा। नहीं दोस्तों, गरिमा तभी मिलती है जब आप छोटे से छोटे काम करके आगे बढ़ते हो। ठीक है, कहते हैं ना डायरेक्ट पेड़ जो होता है डायरेक्ट बड़ा नहीं हो जाता है, वो धीरे धीरे आगे ग्रोथ करता है, तब जाके आगे बढ़ता है। अगर आप पढ़ लिख लिए हो तो छोटे मोटे पहले काम करना सीखो और बड़े कामों पे भी ट्राई करो। ठीक है, आजकल तो आपको पता ही होगा कि लोग थोड़ा सा नौकरी प्राप्त नहीं कर लेते हैं कि अपने आप को कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा बन चुका हूँ, मेरे जैसा कोई भी नहीं है। और वो एक दूसरे को सम्मान भी करना छोड़ देते हैं, आदर करना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको बस सरकारी नौकरी का थप्पा जो लग गई है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, काम छोटा बड़ा कभी नहीं होता है। और अगर आप कोई अच्छे पोस्ट पे हो तो वहाँ पर आपका जो है दायित्व दोगुनी बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर आपको आदर्शमय होने का भी स्थापना करना है। ठीक है, दूसरे व्यक्ति का एग्जाम्पल बनना है कि मैं ऐसा व्यक्ति था। ठीक है, दुनिया में क्या लेके कोई जाता है, आपको पता ही कि इंसान जन्म लेता है तो खाली हाथ होती है और मरता है उस समय भी खाली हाथ ही होता है। ठीक है, जन्म लेता है उसके बाद मिट्टी में मिल जाता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमने कर्म किया है समाज में वही आदर्श में बातें हमारे लिए रह जाता है, वही नैतिकता रह जाती है। अगर ये व्यक्ति के पास अगर 2-2 इसके 3-3 बच्चे कमाने वाले हैं, फिर भी ये काम अपना कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये अपनी आजीविका चलाने के लिए खुद इस उम्र में भी काम कर रहा है, तो लोग उसको एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल बन गया है ना ये दुनिया के लिए। लेकिन आप क्या बन गए? कुछ नहीं बने। आपने तो पढ़ लिख के घर में बैठ गए आराम से, माता पिता के बोझ बन गए, लेकिन आपने छोटे मोटे कामों को उसको लात मार दिया। आपको तो सरकारी नौकरी चाहिए थी। तो यही बात है ना, तभी तो हमारे देश में इतने अपराध हो रहे हैं। आजकल लोग कामों में ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप कामों में जो है आप ध्यान देते रहोगे तो आपका मन जो है ना बहुत शांत रहेगा और आपका बॉडी थकेगा, और आप जब बिस्तर पे आओगे तो एक गहरी नींद सोओगे और फिर सुबह उठोगे जोश के साथ। तो यही तो दिनचर्या होनी चाहिए लोगों को कि दिन भर मेहनत करें और रात में आराम से थकावट से सो जाए। इससे कहते हैं ना
कि एक भोजन का महत्व वही व्यक्ति जानता है जिसको भूख लगी हो, जिसने 2-2 घंटे में खा रखा हो, उसको भूख का क्या मजा, या रोटी का क्या कद्र। रोटी का कद्र तो वो करता है जो सच्ची में भूखा हो। ठीक है, मेहनत का फल वही प्राप्त करता है जो मेहनत ही करना जानता है। ठीक है, जो फ्री फंड में चोरी डकैती करके आके बैठ जाए वो नहीं होता है। किसी को दुख देख के पैसे प्राप्त करना ये कहीं की समझदारी नहीं होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या है। हर प्रकार का कार्य मानवीय और वैदिक श्रम कहलाता है। देखिए, हर प्रकार का कार्य जो होता है वैदिक श्रम कहलाता है। श्रम की गरिमा डेंसिटी ऑफ लेबर से तात्पर्य है कि सभी कार्यों को समान रूप से आदर किया जाना चाहिए। जो मैंने अभी बहुत लंबा बातें बताई उसी बातों पर आधारित थी। ठीक है दोस्तों, तो बताना मेरा फर्ज था। पढ़ाई लिखाई का मतलब तो मैं जानता ही हूँ कि समझदार बनाना है। कोई भी जो है व्यवसाय दूसरे से उत्कृष्ट नहीं है। दुर्भाग्यवश हम वैदिक कार्य के साथ साथ मूल्य को जोड़ने लग जाते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि आदर कार्य के प्रकार में नहीं बल्कि इस बात पर है कि कार्य किस प्रकार किया जा रहा है। ईमानदारी से अपना कार्य करने वाले जमादार का काम उस उच्च स्तरीय अधिकारी से अधिक सम्मानजनक है जो अपने काम को अनदेखी करता है। ये बात देखिए, अभी बात वही आ गई नहीं जो मैं अभी बता रहा था आपको। देखो, एक जमादार व्यक्ति है, जमादार साफ सुथरा करने वाला व्यक्ति है। एक अफसर है, अफसर जो है अपनी ईमानदारी से काम नहीं कर रहा, घूस खा रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, तो अफसर किस बात का है यार? तुम तो सिर्फ नाम के अफसर बन गए। लेकिन उस जमादार को देखो जो अपनी मेहनत से ईमानदारी से अपना काम करके अपना जीविका चलाता है। तो जो व्यक्ति अपना ईमानदारी से काम करता है और अपना सादगी से करता है वही मानव कहलाता है। जो चोरी डकैती दूसरे के साथ छीन छोड़ करता हो तो वो डकैत कहलाता है। अगर आप किसी से घूस ले रहे हो तो वो कौन सा ईमानदार हो? तो आप डकैती कर रहे हो, उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो। ज़बरदस्ती करने का मतलब ही होता है डकैती। ठीक है, आप गलत तरीका अपना रहे हो। तो यही बात यहाँ समझाने की कोशिश किया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो होगा सम्मानजनक होगा और वो व्यक्ति गलत होगा, गलत माध्यमों से धन अर्जित करता है। विश्व की सभी धर्म श्रम की गरिमा को बात करता है। आपको पता है हर एक धर्म में जो है श्रम की बातें बताई गई है कि श्रम करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। पैगंबर की वह कहानी श्रम की गरिमा को स्पष्ट रूप से उजागर करती है जिसमें एक आदमी सहायता के लिए उसके पास आया था। पैगंबर ने उस आदमी का बचा हुआ सामान, एक कंबल तथा एक चमड़े का एक बैग केवल 2 दिनार में बेचा। उसने वह पैसा उस आदमी को दिया और कहा कि वह इसे एक कुल्हाड़ी खरीद ले, लकड़ी काटे और उसे बेचे और 15 दिन के बाद वापस अपने पास आने को कहा। 15 दिनों के पश्चात जब उस आदमी ने अपनी मेहनत के कमाए 20 दिनार दिखाए तो पैगंबर ने कहा, तुम्हारे लिए यह काम भीख मांगने से बेहतर है। तो आप समझ रहे हो ना कि गरिमा तो होती है मेहनत करने में, न कि किसी के सामने भीख मांगने में, किसी से डकैती करने में या किसी के छीन छोड़ करने में। दोस्तों, ये सबसे गंदी चीज़ होती है जो हमारी जीवन के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए। आपको जीवन जो है बहुत ही प्यारा है। अगर गलत काम करोगे तो गलत कामों का नतीजा भी गलत ही होता है। मैंने बताया था ना कि जब आप पेड़ लगाओगे बबूल का तो उसमें आम कहाँ से प्राप्त होगा? जब करोगे गलत काम तो तुम्हें अच्छा कहाँ रहेगा? आप गलत काम करोगे, पुलिस आपके पीछे पड़ेगी, आप दिन दरार कहाँ कहाँ छुपोगे, गटरों में छुपोगे, यहाँ छुपोगे। तो सोचो, एक बात दिमाग में लगाओ कि तुम्हारा ज़िंदगी नर्क बन जाएगा, नर्क। अब वही ईमानदारी से उठोगे, मेहनत करके आओगे, पसीना बहाओगे और रात्रि में निंद्रा है वो सपनों भरी सुहाने सोओगे। तो ये इससे बड़ा ज़िंदगी हमारे लिए क्या है? बहुत कुछ है इसमें तो। ठीक है, इसमें सम्मान भी आपके लिए है। जब इतने बड़े पैगंबर जब ये बात कर सकते हैं, जब समझा सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? इसी प्रकार सिखों के जो है प्रथम गुरु, आपको पता है गुरु नानक देव जी की भी कहानी है। ठीक है, गुरु नानक देव जी ने भी श्रम की गरिमा का उल्लेख किया है और श्रम की गरिमा से संबंधित उनकी पहली प्रचलित कहानी सैदनूर गांव के एक अमीर जमींदार मालिक बाबू और उसी गांव के एक गरीब बड़ाई भाई लालू की है। कहानीकार कहता है कि उन्होंने मालिक बाबू के विविध व्यंजनों के भरपूर भोजन को छोड़कर भाई भालू के घर सूखी रोटी खाई थी, क्योंकि वह सूखी रोटी कड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ अर्जित किया गया था। तो आप समझ सकते हो ना कि आपके मेहनत के अर्जित किया हुआ वो रोटी भी आपके लिए अमृत बन जाता है। ठीक है, मैंने एक बात बोला था आपको, क्या बोला था कि रोटी का महत्व वही जानता है जो भूखा होता है। ठीक है, प्यास का कद्र वही जानता है जो प्यासा होता है। ठीक है,
इसी श्रम की गरिमा को तात्पर्य है कि व्यक्तियों को सभी कार्यों को सम्मान देना चाहिए और किसी कार्य को दूसरे कार्य से अधिक श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। दूसरे पर आश्रित कर रहने के साथ वह स्वयं जीविका अर्जित करना बेहतर है जो ईमानदार माध्यम से होती है। तो जो ईमानदारी माध्यम है उससे हमें जो है जीविका अर्जित करना हमारे लिए बहुत ही सरल हो जाता है, क्योंकि इसका गरिमा कोई नहीं जानता। धैर्य, सहानुभूति तथा सकारात्मक मनोवृत्ति। आज जो है लोगों ने अंदर धैर्य, सहानुभूति और सकारात्मक मनोवृत्ति का अभाव है। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जो अपने तकनीकी कुशलता में उत्कृष्ट हैं, किंतु अपने दल के सदस्य या कर्मचारी के साथ काम करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। इस प्रकार के लोग परिस्थितियों में निपटने तथा दैनिक जीवन की समस्याओं का सकारात्मक तथा ठोस उपाय करने में कठिनाई महसूस करते हैं। यद्यपि उनमें कुछ महत्वपूर्ण कुशलता का अभाव होता है, जैसे प्रभावपूर्ण संप्रेषण, समस्याएं का समाधान खोजना, तनाव तथा मनोभावों से निपटना, अच्छे अंतर करना, व्यक्तिगत संबंधों को बनाए रखना तथा दल के सदस्यों को कर्मचारी के प्रति सहानुभूति रखना। ये सभी और इसी प्रकार के अनेक कौशल को भी जीवन शैली कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? जीवन शैली। जीवन शैली अनुकूल तथा सकारात्मक व्यवहार की क्षमताएं हैं जो व्यक्तियों को प्रतिदिन के जीवन की समस्या और चुनौती की कुशलतापूर्वक निपटने के लिए सक्षम बनाता है। कि इंसान कैसे करेगा इस बात को उसको उजागर करता है। अनुकूलन से तात्पर्य व्यक्तियों का लचीलापन से है, जिसके कारण वह विभिन्न परिस्थितियों में स्वयं को समायोजित कर लेता है। सकारात्मक व्यवहार से तात्पर्य है कि व्यक्ति अग्रसर होने वाला व्यक्ति है और कठिन परिस्थिति में भी समस्याओं को खोजने के लिए आशा के किरण और अवसरों को खोज पाता है। देखिए दोस्तों, इंसान जो होता है, इंसानों के लिए दुख दर्द जो होती है एक आम बात होती है, लेकिन जो इन दुख दर्दों से निकल जाता है वही महान कहलाता है। समझे ना बात? एक किसान के पास कुछ पिल्ले थे, उन्होंने वो बेचना चाहता था, इसलिए उसने एक विज्ञापन जारी किया। इस छोटा बच्चा उन पिल्लों में से एक को खरीदना चाहता था। वे पिल्ले बहुत महंगे थे और उस बच्चे के पास उतने पैसे नहीं थे कि वह उसे खरीद सके। उस बच्चे ने अपनी जेब में हाथ डालकर 10 रुपये निकाले और किसान को देते हुए कहा कि क्या मैं एक बार इस पिल्ले को देख सकता हूँ? किसान इस पर सहमत हो गया। बच्चा उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। अचानक उसने देखा कि एक पिल्ला लड़खड़ाते हुए चल रहा है। तभी उस बच्चे ने कहा कि मुझे वह चाहिए। किसान ने उसे बताया कि वह पिल्ला कभी दौड़ नहीं पाएगा, उसके साथ खेल नहीं पाएगा क्योंकि वह लंगड़ाता है। बच्चा कुछ देर के लिए रुका और फिर उसने उसी पिल्ले को खरीदने के लिए जिद की। ऐसा इसलिए क्योंकि जो चला या खेल नहीं पाते हैं उसके कम दोस्त होते हैं और वह बच्चा चाहता था कि वह पिल्ला अकेला न पड़ जाए। किसान उस बच्चे को दयालु भावना को देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उस पिल्ले को उस बच्चे को मुफ्त में दे दिया। अब दोस्तों, इसमें भी बहुत ही गुण रहस्य की बात बताई गई है कि देखिए, जो व्यक्ति सक्षम नहीं होते हैं उसको सभी छोड़ देते हैं, सभी अलग कर देते हैं। जो सक्षम होते हैं, जो कमाने वाले होते हैं, उनसे सब प्यार करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो है सभी व्यक्ति एक सामान्य होते हैं, सभी को सामान्य गुण के साथ हमें देखने की आवश्यकता है। ठीक है, ये संसार ऐसे लोगों से भरा हुआ है जिन्होंने समझने के लिए किसी की आवश्यकता होती है। कितना अच्छा होता होगा यदि हम अपने आसपास के लोगों के प्रति सहानुभूति करना आरंभ कर दें। ठीक है, तब सहानुभूति में उन भावनाओं को पहचानने तथा आपस में बांटने की क्षमता है जो दूसरे के द्वारा अनुभव की जाती है। सहानुभूति एक अच्छे कौशल है जो हमें समाज में शांतिपूर्ण रूप में रहने की सहायता करता है। ठीक है, सही अपने स्वयं की विवेकों और प्रक्रियाओं पर भिन्न को स्वीकार करने की क्षमता है। हम उन लोगों के बारे में आसानी से बात करते हैं जो अपने व्यवहार में सहिष्णुता और दूसरे के साथ व्यापक स्तर पर समस्याओं उत्पन्न करते हैं। एक समाज में रहने के लिए हम अपनी मतभेदों के प्रति सहिष्णुता की आवश्यकता होती है, तथापि इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अन्याय और भ्रष्टाचार के प्रति उदासीन हो जाना चाहिए। अपने आसपास की बुराइयों को स्वीकार कर लेना चाहिए, ताकि गलत बातों को प्रति सहिष्णुता एक बड़ी बुराई है। देखिए दोस्तों, ये बात पूरी क्लैरिटी के साथ कहा जा सकता है कि जो आपके समाज में बुराइयां हैं वो कई हद तक आपके कारण ही हैं, क्योंकि आप उसको सहते हो। अगर आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार धमका रहा आ रहा है आपके पास, अगर आप चुपचाप सुन लिए और उसको जो बोलता है वो कर देते हो, तो दोबारा आएगा आपको धमकाने के लिए। अगर आप उसी समय आप खड़े हो जाओ और उससे आप बातें करो, उसका दम नहीं होगा कि दोबारा आपके पास आए और आपको कुछ बोल दे, क्योंकि आपने उसको प्रोत्साहित कर देते हो ना, कि आप तो सोचते हो कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ,
अरे आपको भी भगवान ने उतनी ही स्ट्रेंथ दी है जितनी उसके पास है। आप भी पूरे पूरे इंसान हो, ठीक है। उनके पास कुछ है तो क्या हुआ, आपके पास भी बहुत दिमाग है, बहुत कुछ है आपके पास। अभी अपने अंदर झांक के तो देखिए, ठीक है। तो आगे देखिए क्या है। अच्छे जीवन के लिए सहानुभूता तथा सहानुभूता के अतिरिक्त एक अन्य गुण की आवश्यकता होती है, वो है सकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक दृष्टिकोण जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सकारात्मक दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप ही हमारी जीवन में सकारात्मक गतिविधियां होती हैं। एक बार एक बुजुर्ग और दुर्बल महिला एक रेस्टोरेंट में गए और वहाँ के मालिक ने बड़े प्रेम और आत्मीयता के साथ उसका स्वागत किया। वहाँ बैठे दूसरे ग्राहक ने यह देखकर मालिक से पूछा कि वह बुजुर्ग महिला कौन है। रेस्टोरेंट के मालिक ने बताया कि स्कूल के दिनों में उसकी कक्षा सबसे शैतान कक्षा थी, यानी काफ़ी बच्चे जो थे शैतानी करती थी। श्रीमती गिल हमारी कक्षा की नई विज्ञान अध्यापिका थी। उसकी कक्षा में अध्यापिका को परेशान करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन उस अध्यापिका ने कभी भी किसी पर गुस्सा नहीं किया, चाहे बच्चे कितनी भी शैतानी क्यों न करती हों। माह के अंत में अध्यापिका अपने हाथों में कुछ कागज़ लेकर कक्षा में आई और हर कोई डर रहा था। अब उनकी परीक्षा का परिणाम बहुत बुरा होगा, किंतु नहीं, यह उनके लिए चौंका देने वाली बात थी। अध्यापिका ने एक एक करके सभी बच्चों को बुलाया और प्रत्येक कागज में उस विद्यार्थी का कम से कम एक गुण लिखा हुआ था। इससे पहले किसी भी अध्यापक ने ऐसा नहीं किया था। उसके बाद श्रीमती गिल ने हर महीने बच्चों को गुणों और अच्छे कार्य पर बल देना शुरू कर दिया, ठीक है। रेस्टोरेंट की मालिक ने बताया कि वह कक्षा का सबसे शैतान बच्चा था और वह किसी भी बच्चे को किसी भी क्षेत्र में अपने से आगे नहीं देख सकता था, किंतु तर्क विवेक में उसकी हिम्मत और सुहजता पर टिप्पणी करते हुए अध्यापिका ने उसे अपने शक्ति और सकारात्मक दिशा में प्रयोग करने का अवसर प्रदान किया, ठीक है। अब इस प्रकार श्रीमती गिल ने कुछ बिगड़े हुए बच्चों को महान व्यक्तियों को परिवर्तन किया, क्योंकि अब वे बच्चे स्वयं पर विश्वास करने लग गए थे। इन विद्यार्थियों ने अपने सपने पूरे किए। लड़ाई शराब का नशे में अपनी जीवन बर्बाद करने की बजाय उन्होंने जीवन के प्रति स्वयं को सकारात्मक दृष्टिकोण विकास किया। देखिए दोस्तों, इसमें यही बात जो है सामने आता है कि अध्यापिका को जब परेशान बच्चे कर रहे थे तो अध्यापिका भी उससे बदला ले सकती थी, लेकिन अध्यापिका ने बदला न लेके उन बच्चों को जो रिजल्ट में उनके गुणों को दर्शाया और गुणों को समझाया, ठीक है। एक जो होता है अध्यापक या कोई भी शिक्षक होता है, उसका सबसे बड़ा दायित्व होता है कि जिन बच्चों को वो पढ़ा रहा है उनको सही मार्गदर्शन करे, ठीक है। और एक बड़े व्यक्ति का भी, जो कोई पोस्ट पे होते हैं, कोई अच्छे जगह पे होते हैं, उनका भी दायित्व होता है कि वो जो है समाज में एक गलत उदाहरण प्रस्तुत न करें, ठीक है। दोस्तों, पैसे हैं, आपको पता है पैसों की हर एक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, लेकिन कहते हैं ना कि इसके पीछे आप इतने न पागल हो जाओ, इतने बह मत जाओ कि आप अपनी नैतिकता को खो दो। जब एक बार आपकी नैतिकता खो जाएगी ना, तो दोबारा आपको पाना शायद संभव न हो पाए। सकारात्मक दृष्टिकोण हमें दिन प्रतिदिन के जीवन में निपटान में सहायता होता है। यह आशावादी विचारधारा का सृजन करता है, यानी आशा देता है कि हम जीवन में अभी भी कुछ न कुछ करेंगे, और हमें नकारात्मक सोच व चिंताओं से बचाता है। यह आपसी स्वास्थ्य संबंध को विकसित करने तथा उन्हें बनाए रखने में भी सहायक होता है। सहानुभूति, सहिष्णुता तथा सकारात्मक दृष्टिकोण हमारे आसपास विशेष देख रेख वाले लोगों की आवश्यकताओं को समझने के लिए भी जरूरी है, क्योंकि इन चीज़ों के बिना जो है सब कुछ अधूरा है। ये लोग शारीरिक तथा मानसिक रूप से सक्षम हो सकते हैं या बधिर या नेत्रहीन हो सकते हैं, यहाँ तक कि वो वरिष्ठ नागरिकों को भी स्नेह और देखभाल की आवश्यकता होती है। विचार करें, क्या आप किसी प्रकार उनकी सहायता कर सकते हैं या उनके साथ कार्य कर सकते हैं? इस बात पे आपको विचार करने की आवश्यकता है। हमने जो नैतिकता के बारे में जाना है, कुछ हम इस तरह से जाने, हमने देखा है कि नैतिकता के जो मूल्य क्या होती है, ठीक है, और नैतिकता, यानी मूल्य और नैतिकता दो पार्ट होती है इसमें, ठीक है, जिसमें परिभाषा आवश्यक महत्व के बारे में हमने जाना है। कहते हैं दैनिक जीवन में आपकी नैतिकता क्या रहती है, परिवार तथा समाज के सदस्य के रूप में व्यक्ति का अधिकार तथा कर्तव्य क्या होते हैं, ये जान होना बहुत जरूरी है। बुजुर्ग की देखरेख करने तथा आदर करने की क्या महत्ता होती है, जीवन में श्रम की गरिमा क्या होता है, व्यवस्था क्या होती है, सहानुभूति क्या होती है, सकारात्मक दृष्टिकोण क्या होता है, का विकास करना, ये सारी चीज़ें जो होती है दोस्तों हमारे जीवन में नैतिकता के विकास के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण
बात बताती है। ठीक है, ये जो चीज़ें होती हैं इंसानों में विकसित करने की आवश्यकता होती है, और इसके लिए जो है गुरुजनों को सही बच्चों को मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अगर आप नैतिकता के बारे में सही मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो जाती है तो शायद आपको पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, ये बातें जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। इसी के साथ दोस्तों जो है हमारा दैनिक जीवन में नैतिकता विषय जो होता है समाप्त हो जाती है। आपको मैंने पढ़ाने की बहुत ही कोशिश अच्छा किया है, करने की कोशिश किया है कि आप अच्छे से अच्छे इसको समझ सको। दोस्तों एग्जाम के लिए आपको जो मैंने बात समझाता हूँ ना, उन बातों पर थोड़ा सा ग्रहण करो और सही बात समझो। अगर ये बात आप समझ जाते हो ना तो नैतिकता के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आ जाता है ना, आप बहुत ही आसानी से लिख देते हो। ठीक है, देखो कोई टॉपिक जो होता है ना, हमको उसको समझने की आवश्यकता होती है, उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कहानी जो आप कभी देखते हो पढ़ते हो तो कहानी कितना जल्दी आपसे याद हो जाती है। तो सेम जो है चैप्टर को अगर एक बार आप समझ लोगे ना और आसानी से और अच्छे तरीके से, फिर दोबारा आपको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो हमारा था ये नैतिकता खत्म हो गई है। ठीक है, हम अगले टॉपिक में मिलेंगे। आपने जो मेरे साथ व्यतीत किया त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ जो आपने समय व्यतीत किया इसके लिए धन्यवाद। हम अगले वीडियो मिलेंगे, अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। अपना ध्यान रखना और पढ़ाई में हमेशा फोकस करते रहना। ओके दोस्तों, बाय।